गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे फिनेरिया के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किस तरह के मेल हेड और फीमेल हेड में आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम प्रेजेंट होते हैं। अब उसका मैंने आपको फर्टिलाइजेशन का मेथड भी बता दिया था कि किस तरह से जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम में एंथेरोजोइड्स एक मास की फॉर्म में रिलीज होते हैं ओपर्क्यूलम से, और जो हमारी आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम लॉन्ग होती हैं फिनेरिया की आर्चिगोनियम, और वहाँ से वो क्या करती है, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट होके म्यूसिलेज सिक्रीट करती हैं, और उस म्यूसिलेज में कुछ एक केमिकल्स होते हैं। कौन कौन से? मैलिक एसिड और शुगर। ठीक है, मैलिक एसिड और शुगर क्या करते हैं, एंथेरोजोइड को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, और वहाँ से जो एंथेरोजोइड है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उसकी लीड सेल्स को वहाँ से वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और वो उसकी नेक से पास होते हुए उसकी एग तक पहुँचते हैं और उसको फर्टिलाइज कर देते हैं, और फर्टिलाइज करके जो वहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको जाइगोट बोलते हैं, और वो जाइगोट क्या करता है, स्पोरोफाइट फॉर्म करता है। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो फिनेरिया है, फिनेरिया के केस में जो फुट होता है वो बहुत ज़्यादा ही कंडेंस्ड पार्ट होता है। इसका जो सबसे लॉन्ग पार्ट होता है वो होता है इसका सीटा। उसके ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कैप्सूल, और जो यहाँ पर स्ट्रक्चर शो किया गया है वो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ कैप्सूल। तो उसी के बारे में आज हम उसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि उसमें किस तरह से पार्ट्स होते हैं। तो जो हमारा कैप्सूल होता है, कैप्सूल के मेन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। एक है एपोफाइसिस, थीका एंड ओपर्क्यूलम। जो एपोफाइसिस वाला पार्ट होता है, यहाँ से नीचे सीटा होता है, सीटा से ऊपर वाला ये एपोफाइसिस पार्ट होता है। इसके बाहर की जो सेल्स होती हैं वो एपिडर्मल सेल्स होती हैं सबकी। ठीक है, एपोफाइसिस वाले पार्ट में जो एपिडर्मल सेल्स है उसी की कुछ मॉडिफाइड सेल्स स्टोमेटा फॉर्म करती है, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, और इसके ही जो यहाँ पर इस एरिया में जो सेल्स होती है ये कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करती है। तो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है इसका, और इसको एसिमिलेटरी जोन भी बोलते हैं। इससे पहले कि जितने भी जो आपने स्पोरोफाइट की बात की थी उसमें आपने कहीं भी नहीं देखा कि फोटोसिंथेटिक रीजन होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन फिनेरिया के केस में क्या है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन अपने फूड के अलावा ये वाटर ही है जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स है जो ये अपनी गैमेटोफिटिक मदर से ऑब्टेन करता है। अब इस वाले रीजन में आप एक ये रेड कलर की लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स देख रहे हैं, ये क्या है, इसके कनेक्टिव स्ट्रैंड्स होती हैं। इसके अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो सारी पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, बीच में ये कनेक्टिव स्ट्रैंड का काम करती हैं, और ये क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ये ट्रांसपोर्ट करके ले जाती हैं। एपोफाइसिस रीजन में आपने याद रखना है, ग्रीन कलर की सेल्स यहाँ पे क्या शो कर रही है कि ये फोटोसिंथेटिक रीजन है, जहाँ की सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और फोटोसिंथेसिस ये करती हैं। इसके ऊपर वाले रीजन को बोलते हैं थीका। थीका की बाहर की तो एपिडर्मल सेल्स है, लेकिन अंदर की जो सेल्स होती हैं वो फोटोसिंथेटिक नहीं होती, उनके बीच में एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते। इसके बीच में यहाँ पर जो कॉल्यूमेला वाला पार्ट, जो ये कनेक्टिव स्ट्रैंड है, ये कंटिन्यूटी में यहाँ तक ग्रो करती है, लेकिन उसकी जो सेल्स हैं और ज़्यादा थिक हो जाती हैं और ज़्यादा लेयर्स फॉर्म करती हैं, और इस वाले पार्ट को कहते हैं कॉल्यूमेला। जो ये कॉल्यूमेला वाला रीजन है, इससे पहले आपने स्पोरोफाइट में कॉल्यूमेला रीजन नहीं पढ़ा था, तो इसकी ये भी खास बात होती है कि स्पोरोफाइट के बीच में कॉल्यूमेला रीजन होता है। कॉल्यूमेला रीजन के बाद बाहर आप यहाँ पे इस थीका वाले रीजन में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेल्स हैं यहाँ पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। अब ये किस तरह से है, जैसे एक बीच में ये कॉल्यूमेला है, इसके चारों तरफ एक बैग की तरह एक फोल्डिंग बन जाती है। ठीक है, और वो फोल्डिंग के बीच में क्या है, गैप है, और ये जो गैप है ये गैप भरा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू से। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पर एक तरफ तो मैंने डार्क सारे सेल्स शो किए हैं और एक की तरफ मैंने यहाँ पे स्पोर शो किए हैं, मतलब कंटिन्यूटी में सारी सेल्स एक जैसी होंगी। यही सेल्स क्या करती हैं, पहले पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉइड है। अब इसके इस वाले रीजन में जो कैप्सूल वाला पार्ट है, कैप्सूल वाले पार्ट में जो यहाँ की सेल्स होंगी ये स्पोर मदर सेल का काम करेगी, स्पोरोजिनस टिश्यू के फॉर्म में ये आती हैं, और ये क्या करती हैं, इनके अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद ये स्पोर्स फॉर्म करेंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पोर्स शो किए हैं,
और यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू शो किया है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू ही क्या करेगा, डिवाइड करके स्पोर सेल्स फॉर्म कर देगा। यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। ये वाला जो रीजन है इसको बोलेंगे ओपर्क्यूलम। इसके ऊपर एक ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसको ओपर्क्यूलम बोलते हैं। और एक रीम जैसी होती है जिसपे ये अटैच करता है, इस रीम को हम बोलते हैं एन्यूलस। ठीक है, यहाँ से ही जो ये सेल्स है जब ये मेच्योर हो जाती है, स्पोर्स मेच्योर हो जाता है, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन पूरे ढक्कन की तरह खुलता है और यहाँ से जो स्पोर्स है वो लिपरेट हो जाते हैं। अब इसमें आपने इलेटर्स भी नहीं देखे। इलेटर्स पे पिछले जो स्पोरोफाइट था उसमें आपने इलेटर्स देखे थे जो कि डाइसेंस में हेल्प करते हैं, लेकिन इसमें इलेटर्स नहीं होते। जो एन्यूलस है इसकी 2 to 3 लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है और इसकी अंदर वाली सेल जो एक लेयर होती है उसको बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम होती है। डायाफ्राम से ही कुछ एक टीथ अराइज होते हैं। इसमें पेरिस्टोमियम, ये वाला पेरिस्टोमियम रीजन है और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पेरिस्टोमियल टीथ। तो इसके अंदर 2 लेयर्स की फॉर्म में पेरिस्टोमियल टीथ प्रेजेंट होते हैं। जो पेरिस्टोमियल टीथ हैं एक तो होंगे लॉन्ग, एक होते हैं शॉर्ट। जो आउटर होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और जो इनर वाले होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। ठीक है, जो लॉन्ग वाले हैं, आउटर वाले हैं, इनके बाहर क्यूटिकल की थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं और जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, हिग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में। लेकिन जो इनर वाले हैं ये इतने ज्यादा हिग्रोस्कोपिक नहीं होते। यहाँ से जो पेरिस्टोम है, अब ये कितने होते हैं, 16 + 16 की रेशो में होते हैं, 32 होते हैं टोटल, 16 आउटर 16 इनर। जो आउटर लॉन्ग वाले हैं वो क्या करते हैं, अंदर की तरफ इस तरह से यहाँ पे अंदर की तरफ चले जाते हैं। ऐसा कब होता है, जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें मेन काम क्या है इसका, ये पूरा हवा में होता है। ठीक है, इसका सीटा बहुत ज्यादा लंबा होता है। इसका मेन फंक्शन है कि इसको यहाँ से अपने जो स्पोर्स हैं उसको लिबरेट करना है। अब जो पेरिस्टोमियम है, पेरिस्टोमियम अंदर की तरफ है, कौन से वाले, आउटर वाले, जो हिग्रोस्कोपिक है नेचर में, वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करते हैं, थिक हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं और वो अंदर की तरफ ग्रो करते हैं। ठीक है, डिस्पर्सल के टाइम में क्या होता है, ये पूरा सूख जाता है और जैसे ही ये हिग्रोस्कोपिक है ये मॉइस्चर को रिलीज कर देते हैं क्योंकि सूख जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो श्रिंक होने के टाइम पे क्या करते हैं, ऐसे अंदर की तरफ कर्व होते हैं। कर्व होने की वजह से यहाँ पे कर्व्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये अंदर अपने साथ स्पोर्स को अटैच कर लेंगे और उसको बाहर की तरफ धकेल देंगे। तो इस तरह से ये लिबरेशन में हेल्प करते हैं। साथ साथ ही क्या होता है, जब इन्होंने डिस्पर्सल करना होता है, जो इसका स्पोरोफाइट है पूरा हवा में मूव करता है। ठीक है, वो श्रिंक करता है और मूव करने लग जाता है और मूव करते करते वो क्या करता है, उसका जो माउथ होता है, ये वाला जी रीजन है, वो थोड़ा नीचे की तरफ बैंड होता है और वो जैसे मूव करता है हवा के साथ साथ वो क्या करता है, अपने स्पोर्स को लिबरेट कर देता है। उसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो झुंझुने की तरह आवाज करते हैं और ऐसे लिबरेट हो जाते हैं शावर की तरह, और उस मैकेनिज्म को बोलते हैं सेंसर मैकेनिज्म। तो सेंसर मैकेनिज्म के थ्रू जो स्पोर डिस्पर्सल फिनेरिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इनर वाली जो पेरिस्टोमियल टीथ हैं वो अंदर से हिग्रोस्कोपिक है, अंदर की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही वो श्रिंक होंगे वो बाहर की तरफ, कोई भी चीज सूखती है तो सिकुड़ जाती है, तो ये सिकुड़ेंगे और बाहर की तरफ को स्पोर्स को फेंक देंगे। और साथ ही ये ऐसे मूव करता है और मूव करने के साथ साथ ये क्या करता है, अपने बहुत सारे स्पोर्स को लिबरेट कर देता है। वो जो स्पोर्स यहाँ से मैच्योर होकर लिबरेट हो जाएंगे वो क्या करेंगे, किसी भी सबस्ट्रेटम पर जाएंगे और वहां पर ग्रो करेंगे। लेकिन इसमें एक खास बात होती है, इसकी जो स्पोर्स हैं जैसे ही वो किसी सबस्ट्रेटम पर जाते हैं वो डायरेक्टली ग्रो करके गैमेटोफाइट नहीं बनाते। ये क्या करेगा, किसी भी सबस्ट्रेटम में इस तरह से ग्रो करना शुरू करेगा। इसमें से एक ट्यूब है जो वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी, साथ साथ यहाँ से राइजोइड्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो राइजोइड्स क्या करेंगे, इसकी सबस्ट्रेटम में ग्रिप बनानी शुरू कर देंगे। ये जो ट्यूब है ये इस तरह से फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है जो कि डायरेक्टली स्पोर्स के जर्मिनेट होने से ग्रो करता है। इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। और प्रोटोनीमा इसकी बहुत ज्यादा खास बात है, ये प्रोटो का मतलब होता है इनिशियल, नीमा का मतलब होता है थ्रेड।
तो इनिशियल थ्रेड जो स्पोर से फॉर्म होता है उसे बोलते हैं प्रोटोनीमा। तो जो डायरेक्टली प्रोटोनीमा फॉर्म होता है स्पोर से उसे बोलेंगे प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब क्या होता है, इस प्रोटोनीमा में यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इन बर्ड से बहुत सारे जो गैमेटोफोर्स हैं वो अराइज हो जाते हैं, ठीक है, राइजोइड्स निकल जाती हैं। तो इस तरह से ये ग्रो कर जाता है। कई बार ऐसा होता है ये जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है इसका कोई पार्ट टूट जाता है। पार्ट टूटने के बाद ये जो पार्ट है ये इसी तरह से ग्रो करेगा और नीचे की तरफ राइजोइड्स फॉर्म कर देगा। इसके अंदर भी बर्ड्स होती हैं और यहाँ से प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं और नीचे को राइजोइड्स बननी शुरू हो जाती है। तो इस प्रोटोनीमा को हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा वो स्ट्रक्चर होता है जो या तो प्राइमरी प्रोटोनीमा से फॉर्म होता है या तो ये किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू फॉर्म हो जाता है। तो वो जब डायरेक्टली वो ग्रो नहीं करता, वो एक प्रोस्टेट फॉर्म बनाएगा, उसमें से बर्ड्स निकलेंगी और बर्ड्स से प्लांट्स निकलेंगे, गैमेटोफोर्स निकलेंगे, गैमेटोफाइट जो गैमेटोफिटिक प्लांट है वो अराइज होगा। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये ग्रो करते हैं और प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो फिनेरिया के प्लांट्स होते हैं ये कभी भी एक जगह में एक एक प्लांट आपको नहीं मिलेगा, ये ग्रीगेरियस होते हैं, बहुत सारे नंबर्स की फॉर्म में अराइज होते हैं और बहुत सारे प्लांट्स लगते हैं एक साथ। तो क्यों लगते हैं? क्योंकि एक स्पोर से बहुत ज़्यादा प्लांट्स यहाँ पर बनते हैं। तो इस तरह से ये नए प्लांट्स की फॉर्म में स्पोर्स जर्मिनेट करके नए प्लांट्स बना देता है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है टेरिडोफाइट्स का, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू क्लास।